Hello, my dear class 10th lovely students. I'm Samit Tripathi, a social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। डिटेल लेक्चर है ये। हम समझेंगे कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहां कहां पर होता है। लास्ट क्लास में हमने मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, बट अब प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। अगर आपको इकोनॉमिक्स याद आ रहा हो तो सर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सेक्टर्स की जब हमने बात की थी तो सर हमने बात की थी कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं सर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब अपने आसपास ही आप देखिए, शूज, क्लोथ्स, शुगर, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो कहां प्रोडक्शन की जाती हैं सर, वो मशीन्स में प्रोडक्शन की जाती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। वहीं पे कुछ यूटेंसिल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। वहीं पे कुछ आइटम्स जैसे दिया या फिर छोटी मोटी चीजें वो घर पे प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये सब आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में। इसके बारे में हमने बात की थी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है कि सर हम इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को ले जाते हैं और उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये अलग अलग लेवल्स पे होती है कि कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और कैसे अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है सर, इट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को कहा जाता है सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जैसे पेपर की ही मैं बात करता हूं कि पेपर हो, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर केन से प्रोड्यूस होता है, आयरन एंड स्टील आयरन ओर से प्रोड्यूस होता है और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्रोड्यूस होता है। अब सर ओरिजिनली ये किसी अलग फॉर्म में हमें मिले थे कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये कॉटन से बनी है, लेकिन ओरिजिनली वो कॉटन बॉल्स हमें मिली थी और कॉटन बॉल से ये शर्ट तक का सफर काफी लंबा था। लेकिन ये पूरा सफर कहां पूरा हुआ सर, इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पर कॉटन से यान बनाया गया, यान से थ्रेड बनाया गया, थ्रेड से सर उसकी सीलिंग की गई, उसके ऊपर से कलर चढ़ाया गया, उसके ऊपर ब्रांडिंग की गई, स्टिचिंग की गई, एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस वर देयर। तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में किसी भी गुड को कन्वर्ट करना ऑन अ लार्ज स्केल दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। या मैं क्लोथ्स की ही बात करूं तो सर कई बार यान, कुछ जैसे हम सिंथेटिक क्लोथ्स की बात करते हैं तो वो यान, तो वो सर वो कॉटन से नहीं बने होते हैं, वो यान पॉलीकार्बोनेट या फिर मैं बात करूं कि दूसरे यान होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो खुद एक इंडस्ट्री से बनकर आए हुए होते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते हैं। तो यू कैन सी अराउंड कि सर हमारे आसपास एन नंबर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, दीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, और ये सारी एक्टिविटीज आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और यहां पर मेनली वो क्या करते हैं, प्राइमरी मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में या और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार फैक्ट्रीज में, ब्रूरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में, वो सब इसी सेकेंडरी एक्टिविटी कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट हमने बात की थी कि टर्शरी सर वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आप देखें कि सर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूं या मैं बात करूं कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसको असेस करने का सिंपल सा तरीका होता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। तो इससे हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी। तो सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ ग्रेट इट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एनी इकोनॉमी, या फिर उसे बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है सर। सबसे पहला रीजन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आप पुराने टाइम पे चले जाएं तो मैक्सिमम कंट्रीज सिर्फ एक ऑक्यूपेशन करती थी, वो था एग्रीकल्चर, राइट सर। अब एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं सर पुराने कुदाली से, पुराने फावड़े से, हथौड़े से, उन सब चीजों से, लकड़ी के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बट लकड़ी के टूल्स डू यू थिंक वो उतने बेनिफिशियल होते थे, वो उतने इंपैक्टफुल होते थे कि आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर सके? नहीं सर। जैसे 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 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना शुरू हुआ, ट्रैक्टर्स आने शुरू हुए, मॉडर्न मशीनरी आनी शुरू हुई, एग्रीकल्चर का एडवांसमेंट होना शुरू हुआ। अब एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट से क्या हुआ कि सर ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ज्यादा प्रोडक्शन से क्या हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं। दूसरी एक्टिविटीज में मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के वो कुछ और काम कर सकते हैं। जब उन्होंने कुछ और काम करना शुरू किया तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाना शुरू हुए। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में हमने
नई नई मशीन्स बनानी शुरू की, कार्स बनानी शुरू की, ट्रक्स बनाने शुरू किए, एयरप्लेन्स बनाने शुरू किए, एंड अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प किया, जो कहीं ना कहीं किसी भी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि सर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी काम हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब पहले के टाइम पे लोगों को अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना पड़ता था, इसलिए वो कुछ और काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सर हमें अपने खाने का टेंशन नहीं है, फूड प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है, बाकी जो फार्मर्स हैं वो फूड हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कारण से हम कोई दूसरी जॉब कर सकते हैं। तो वो कब पॉसिबल हो पाया? जब एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होना शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन से एक और चीज अच्छी हुई कि हैवी डिपेंडेंस जो अभी तक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर था या एग्रीकल्चरल सेक्टर पे था, वो कम होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंस कम होनी शुरू हुई और लोग अब मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होने लगे। राइट, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको इससे रिलेट कर रहा है, जब हमने बात की थी किस तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम कुछ लोगों को दूसरी फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज अगर प्रोवाइड कराना शुरू कर दें तो सर कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर वो कम हो जाएगा और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोगों को जॉब मिलने लगेगी एंड अल्टीमेटली ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग जाएगा। अब आप देखें कि सर किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी या फिर ये सारी चीजें हमें हटानी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यही एक बेसिक फिलॉसफी भी था इस चीज के ऊपर कि सर इंडिया में पब्लिक और जॉइंट सेक्टर दोनों होगी। कि जब भारत आजाद हुआ तो फोकस यही किया गया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने से हम पॉवर्टी को कम तो करेंगे, लेकिन जिस लेवल की पॉवर्टी इंडिया में है वो कम नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, वो पब्लिक और जॉइंट सेक्टर दोनों में होना चाहिए ताकि आम लोगों को भी उसका फायदा मिले। एंड इसी कारण से कोशिश ये की गई कि सर पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं ट्राइबल एरिया में, बैकवर्ड एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में और भी जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर उनको कम किया जा सके और सभी लोगों का इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो एक्सपोर्ट होता है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं तो उससे फॉरेन इनकम आती है और फॉरेन एक्सचेंज आता है और जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप देखिए कि किसी भी कंट्री का अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में और बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे और जितना ज्यादा वो रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उनकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और इसी के चलते लोगों को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलना शुरू हो जाएंगे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से आप देखें कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये हमने बात की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही सेकेंडरी सेक्टर में डिपेंडेंट है। मैं बात करूं कि सर एग्रो इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के अंदर, उन्होंने एग्रीकल्चर बढ़ाने में हेल्प की और बदले में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होता है वो कहीं ना कहीं यूज होता है रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। कि सर अगर आप देखें कि इरिगेशन, पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स फार्मर्स को बेच रहे हैं कौन? सर इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं वो फार्मर्स पर डिपेंडेंट है कि फार्मर्स इन्हें खरीदेंगे तभी तो उनका मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर उसको खरीदना ही बंद कर देंगे वो तो मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई सेंस नहीं है। और वहीं पे एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है ये सेकेंडरी सेक्टर कि सर ये मॉडर्नाइजेशन आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो आप देखें कि सर डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट ओनली असिस्टिंग एग्रीकल्चरलिस्ट बट कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं और उस पूरी प्रोसेस को और एफिशिएंट बना रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से असेस की जाती है और इंडस्ट्री का ग्रोथ जितना ज्यादा होता है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में वो कंट्री उतना ही आगे होती है। क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, हर कंट्री में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो हमें उस पर इंटरडिपेंडेंट होना पड़ रहा है। बट कोशिश ये करनी है कि हमारे पास भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हो जो हम उन्हें दे सकें जिसके कारण ये ट्रेड बैलेंस जो बनता है वो इक्वल बना रहे और किसी भी एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना होना पड़े और हमारे गुड्स का वैल्यू भी इतना अच्छा हो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड्स हो और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चलती रहे। राइट, और तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट भी कर पाएंगे। अब मैं बात करूं कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हमने देखा कि कितनी एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जब हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं थोड़ा डिटेल में तो हम उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम देखते हैं इंडस्ट्रीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जिनमें आ जाता है कॉटन, वूलन, सिल्क, जूट,
टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल की सर एडिबल खाने वाला तेल कि सर इन सब में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इनका निकल कर आ रहा है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किस पर बेस्ड हैं सर? एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे। तो इनको बोला जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल्स पर बेस्ड हैं। तो मिनरल इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स हैं। तो ये सर हमें नेचुरली मिल रहे हैं, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। मैं अगर मेन रोल के हिसाब से बात करूं कि उनका मेन रोल क्या है, तो सर एक होती है बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होती है कि सर वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर प्रोड्यूस हुआ। अब एक इंडस्ट्री होगी जो आयरन ओर से क्या बना रही है? आयरन और स्टील। अब एक इंडस्ट्री होगी जो इस आयरन और स्टील का यूज करके कार या एरोप्लेन्स बना रही है, राइट। तो हमने क्या देखा कि एक लेवल पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक लेवल पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो पहली जो इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील बना रही है वो भी प्रोडक्शन तो कर रही है, लेकिन वो जो प्रोड्यूस कर रही है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय द नेक्स्ट इंडस्ट्री, और इसी को कहा जाता है बेसिक या की इंडस्ट्री। कि सर आयरन इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज बेसिक या की इंडस्ट्री होती हैं जो कि ऐसा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कि सर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। कि जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस, कि फैन प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाती हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है आपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इनको डिवाइड करते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होता है और छोटा यूनिट होता है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज देखिए ना, घर पे स्टार्ट कर लिया, फोटोकॉपी मशीन की इंडस्ट्री मैंने चालू कर ली, वो सारी। उसके बाद आती है सर वी हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देन वी हैव मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो वक्त से वक्त में बदलता रहता है कि कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम उसको स्मॉल बोलेंगे, कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम उसको लार्ज स्केल बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसके बारे में हम बात करें, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड होती है, प्राइवेट सेक्टर जो सर किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में होती है, ज्वाइंट सेक्टर जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइंटली ओन करते हैं, राइट। एंड लास्ट में आता है कोऑपरेटिव कि ग्रुप ऑफ पीपल दे ओन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो पब्लिक सेक्टर में BHEL, सेल, प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, बजाज, डाबर, जॉइंट सेक्टर में वी हैव मैं बात करूं मारुति उद्योग, वो जॉइंट सेक्टर में आता है। उसके बाद मैं बात करूं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी जॉइंट सेक्टर है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर की मैं बात करूं तो मैंने बात की थी कि सर कोऑपरेटिव कृषक, ग्रामीण किसान बैंक, कृषक कोऑपरेटिव्स, ये सारे कोऑपरेटिव्स जो होते हैं यहाँ पे लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और फिर उससे प्रोडक्शन करते हैं। अमूल की मैं बात करूं या फिर केरला या महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनकी मैं बात करूं। तो बल्क वेट रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो सर वी हैव हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री जो लाइट रॉ मटेरियल यूज करते हैं लाइट गुड्स के लिए, राइट। तो इससे आपको समझ आया कि कैसे अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है सर टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी बात करते हैं। तो हमने उसके एग्जांपल देखे थे कि सर वी हैव कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड होते हैं। अब इन्हीं में आता है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड होने के बाद भी हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक सबसे पुरानी और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जैसे मैं बात करूं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट मैं बात करूं अगर बहुत पुराने टाइम की तो कॉटन टेक्सटाइल इंडिया का सबसे बेस्ट होता था और आज भी कॉटन टेक्सटाइल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि टोटल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो भी बहुत ज्यादा है। एंड अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज या अर्निंग्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा आती हैं। और इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री जो सेल्फ रिलायंट है। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि सर इसका जो रॉ मटेरियल जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ही यूनिट में हो रहा है, आपको अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की सर दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री।
उन्हें ना कहीं और से रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है, ना उन्हें कहीं और से कुछ और प्रोडक्ट लाना पड़ रहा है। हर एक चीज वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद ही फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं कि रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस किया एंड अपने आप में ही एक पूरी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इन्हें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, दिस इज द होल प्रोसेस विच इज यूज्ड, जो फाइबर प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर पे आके खत्म हो जाता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सर कॉटन टेक्सटाइल की मैं बात करूं तो एंशिएंट इंडिया से ही कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया में, एंड इनफैक्ट मैं जब बात करता हूं तो सबसे पहला कॉटन प्रोडक्शन का एविडेंस भी इंडिया से ही मिलता है। पुराने वक्त से ही कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऑल्दो ये बहुत ज्यादा खराब हुआ, उससे पहले जो प्रोडक्शन होता था वो हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम से होता था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पावर लूम इंट्रोड्यूस किए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आए, वो यहां से कॉटन ले जाने लगे, इंडस्ट्रीज में फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे और भारत आके बेचने लगे। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे, हैंड वीवर्स थे, जो हाथों से कपड़ा बुन रहे थे, उनके कपड़े का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ गया था, और अब वो इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे थे एंड अल्टीमेटली दे पेरिश्ड, दे कोलैप्स्ड। तो ये जो वक्त था ब्रिटिशर्स के अंडर में, उस टाइम पे हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो था, या बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो था, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होना शुरू हुआ। सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया में सेटअप की गई थी मुंबई में 1854 में, और उसके बीच आप देखेंगे कि जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वॉर लड़ने में बिजी हो गया, तो उस टाइम पे इंडिया को चांस मिला कि वो अपनी कॉटन इंडस्ट्री को दोबारा डेवलप कर सके, एंड वहां से आप देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर बहुत तेजी से होना शुरू हुआ ब्रिटिश पीरियड के अंदर। अर्ली ईयर्स में अगर आप देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कुछ कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के आसपास था, कि जहां पे कॉटन उग रहा है वहीं पे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सर रॉ मटेरियल वहां पे इजीली अवेलेबल था, रॉ कॉटन मार्केट अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, पोर्ट अवेलेबल थे, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब सारी चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज बाकी एरियाज में भी डेवलप होने लगी, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का जो क्लोज लिंक है वो एग्रीकल्चर के साथ है, एंड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और ये इंडस्ट्री हैंड इन हैंड चलते हैं। कि सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर करके आपको कॉटन प्रोड्यूस करना है, तो उससे एग्रीकल्चरल को फार्मर्स जो है उनको लाइवलीहुड मिल रहा है, कॉटन बॉल प्रेकर्स जो है उनको लाइवलीहुड मिल रहा है, वर्कर्स को मिल रहा है जो स्पिनिंग, गिनिंग क्या होता है? बीज निकालना, बीज निकालना, स्पिनिंग करना मतलब धागे बनाना, वीविंग करना मतलब सिलना, डाइंग करना, डिजाइनिंग करना, पैकेजिंग करना, टेलरिंग करना, सीविंग करना। एंड आप देखेंगे कि सर इस इंडस्ट्री के डेवलप होने के चलते बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज का भी प्रोडक्शन बढ़ता है, और कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी कई सारे डिमांड जनरेट कर देती हैं, जैसे केमिकल एंड डाइज इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग वर्क्स, राइट। स्पिनिंग अभी भी ये सेंट्रलाइज्ड है, स्पिनिंग एक्टिविटीज अभी भी आप देखेंगे कि मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में चलता है। वीविंग जो है वो अब अलग अलग फैल चुकी है, कि वीविंग, सिलाई का जो काम है अब वो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लोकल सेंटर्स में भी अब सिलाई का काम जो है वो डेवलप हो गया है, एंड ट्रेडिशनल स्किल्स और जैसे आप देखेंगे कि थ्रेड तो बन के आ रहा है हमारा मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, लेकिन सिलाई अलग अलग जगह हो रही है। और अलग अलग जगह सिलाई होने से फायदा क्या हो रहा है कि हर एक जगह का लोकल ट्रेडिशन, लोकल प्रिंट, लोकल आर्ट हमें वीविंग में देखने को मिल रहा है। कि राजस्थान का प्रिंट अलग है, बिहार का प्रिंट अलग है, यूपी का प्रिंट अलग है, साउथ इंडिया में आपको अलग प्रिंट देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में आपको अलग प्रिंट देखने को मिलता है। कॉटन, सिल्क, जारी, एम्ब्रॉयडरी, ये सब प्रकार के डिस्टिंक्शंस देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये कॉटन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है। इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग का। वीविंग सप्लाईज जो है वो थोड़ा लो क्वालिटी फैब्रिक है, कि स्पिनिंग बहुत तगड़ी है। हमारे यहाँ जो थ्रेड मिलता है वो वर्ल्ड क्लास थ्रेड है, लेकिन अभी भी जो वीविंग है वो उतनी क्वालिटी की नहीं है, एंड इसीलिए आप हाई क्वालिटी यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इंडिया के अंदर। वीविंग कहाँ की जाती है? सर वीविंग अभी भी की जा रही है हैंडलूम, पावरलूम मिल्स में। एंड खादी जो है, खादी ये भारत में खुद गांधी जी के दौरान इस्तेमाल हुआ था, गांधी जी ने खुद कहा था। तो खादी जो आप देखेंगे कि खादी के डेवलपमेंट के चलते कई सारे वीवर्स को घर में ही एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ था, और खादी कहीं ना कहीं एक बड़े एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी कर रहा है इंडिया के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर। इस पूरे चैप्टर में से ये जितने भी मैप्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल को। तो जूट आप जानते हैं कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स।
एंड बांग्लादेश के बाद इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड जूट गुड्स का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश टॉप पे आता है। पहले बांग्लादेश इंडिया में ही था तो इंडिया उसका प्रोड्यूसर था, बट जब बांग्लादेश अलग हुआ तो अब मेजर जूट प्रोड्यूसर बांग्लादेश है, आफ्टर दैट इंडिया है। मेजर जो मिल्स हैं जूट की वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, हुगली रिवर के आसपास। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हुगली रिवर के आसपास जूट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट क्लाइमेट और सॉइल अवेलेबल है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे पहली जूट मिल इंडिया में एक साल बाद 1854 में कॉटन हुई थी मुंबई में। 1855 में कोलकाता के रिशरा में सर फर्स्ट जूट मिल इंट्रोड्यूस हुई थी। पार्टीशन के बाद जूट मिल्स जो इंडिया में थी वो कुछ ही बची और 3/4 मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया, राइट। अब मैं बात करूं कि हुगली बेसिन पे ये पूरा लोकेटेड क्यों है, क्योंकि सर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के आसपास है वो बांग्लादेश और बेसिकली गंगा रिवर का जो बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हुगली रिवर का बेसिन है, वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है और जूट का प्रोडक्शन ऐसी ही स्वाम्पी एरियाज में होता है, डेल्टाइक रीजन में होता है। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज आसपास हैं। उसके अलावा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है आपको, वहां पे नदियां हैं। उसके अलावा रेलवेज अच्छा है, रोडवेज अच्छा है, वाटरवेज अच्छा है, जिसके कारण रॉ मटेरियल इजीली प्रोड्यूसिंग एरिया से मिल तक ले जाया जा सकता है। उसके अलावा अबंडेंट वाटर भी अवेलेबल है ताकि आप रॉ जूट को प्रोसेस कर सकें, और चीप लेबर जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल या हुगली बेसिन को एक इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बना देते हैं। कोलकाता की मैं बात करूं तो कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है जो कि जूट जो प्रोडक्ट्स यूज बन रहे हैं उनको कंज्यूम करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, प्लस पोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है कि आप इस जूट को बाहरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट मैं बात करूं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही, तो शुगर, नॉट शुगर टेक्सटाइल, इट इज शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड की बात हम वापस करते हैं तो शुगर इंडस्ट्री आता है। शुगर की मैं बात करूं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन फर्स्ट प्लेस में आता है जब गुड़ और खांडीसरी की बात करें कि ये सारी चीजें शुगर केन से ही बनती हैं। तो शुगर का तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन गुड़ और खांडीसरी के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। रॉ मटेरियल जो इस इंडस्ट्री में यूज होता है वो बल्कि होता है एंड इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द, जैसे गन्ना होता है, अब शुगर केन को अगर आप ज्यादा लंबे वक्त तक अपने घरों पर रखेंगे तो उसका जो जूस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही की जाती है कि शुगर केन इंडस्ट्री को ऐसी जगह सेटअप किया जाए जहां पे शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा हो, ताकि वो अपना वॉल्यूम लूज ना करे, अपना जूस लूज ना करे एंड अच्छे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो सके। मिल्स अगर मैं बात करूं, इसीलिए जो जितने भी शुगर केन मिल्स जो हैं वो ऐसे एरियाज में लोकेटेड है जहां पे शुगर केन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% जो मिल है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। एंड चूंकि ये जो शुगर केन इंडस्ट्री है ये सीजनल है, कि सीजन के हिसाब से ना आप शुगर केन को ग्रो होने में 1 साल लग जाता है ऑलमोस्ट, तो 1 साल तक आपको वेट करना है। तो कोशिश ये की जाती है कि इनको कोऑपरेटिव सेक्टर में ही चलाया जाए, कि सर जो लोग शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं वही इन इंडस्ट्रीज को ओन करें, शुगर केन प्रोड्यूस करते करते वो साथ में इसको प्रोसेस भी करें और फिर अगले साल जब फिर शुगर केन हो वो साथ में आके इसको करें, क्योंकि प्राइवेट या पब्लिक इंडिविजुअल के लिए इस इंडस्ट्री को चला पाना इज नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल। रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें तो मिल जनरली शिफ्ट होना शुरू हो रही हैं, शुगर केन मिल्स, वो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि शुगर केन प्रोडक्शन जो महाराष्ट्र में हो रहा है और सदर्न कंट्रीज में हो रहा है, वहां पे जो जूस कंटेंट है उस शुगर केन के अंदर, या सुक्रोज प्रेजेंट जो है, सुक्रोज कंटेंट जो है वो कहीं ज्यादा मिल रहा है एज इट इज प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश या बिहार। और जो कूलर क्लाइमेट है सदर्न इंडिया का, वो ये इंश्योर कराता है कि शुगर केन लंबे समय तक सस्टेन कर सके, वो उतना जल्दी सूखे ना। उसके अलावा कोऑपरेटिव्स भी ज्यादा सक्सेसफुल इसी सदर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहला नाम आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि सर हर एक चीज के लिए आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती ही है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब आपको कुछ भी बनाना हो, आयरन और स्टील की जरूरत, आपको कार बनाना है, आपको चेयर बनानी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है, आपको एरोप्लेन बनाना है, ट्रक बनाना है, मशीन बनानी है, कुछ भी बनाना हो, हर एक चीज के लिए आपको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती ही है। एंड इसीलिए इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज सच एज हैवी, मीडियम, लाइट, ये सब इसी पर बेस्ड होती हैं, इसी से मशीनरी बन रही हैं, उस पर बेस्ड होती हैं।
स्टील की ज़रूरत, सर स्टील इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इंजीनियरिंग गुड्स के लिए चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट और ना जाने कितने अलग अलग जगहों पे स्टील का प्रोडक्शन, स्टील का इस्तेमाल जो है हमें देखने को मिलता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, और यही इसीलिए माना जाता है कि किसी भी कंट्री में कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है और कितना यूज़ हो रहा है, उससे हम असेस कर सकते हैं कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आयरन एंड स्टील को एक बहुत ही बेसिक या नोडल इंडस्ट्री माना गया है एंड ये पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये एक हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल बनता है, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है वो हैवी और बल्की होता है, राइट? वो हैवी और बल्की होता है और उनको प्रोड्यूस करने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, बहुत ज्यादा उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है, right? Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. स्टील के प्रोडक्शन के लिए हमें बेसिकली स्टील अपने आप में एक ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होता, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। 4:2:1 इस रेशो में हमें ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं और कुछ अमाउंट में हमें मैंगनीज भी चाहिए होता है, और जब इन सबको मिक्स किया जाता है तो जो अलॉय बनकर निकल आता है वो हमें कहलाता है, वो बनता है स्टील। तो हमें क्या याद रखना है कि सर जो भी फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, जो भी फिनिश प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज में, कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और बेसिक मार्केट रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होनी जरूरी है। कि आयरन एंड स्टील हमने बना तो दिया बट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए कि झारखंड और बिहार के एरियाज में या उड़ीसा के एरिया में हमें आयरन और मिल तो रहा है, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री तक ले जाना, इंडस्ट्रीज में फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इजीली कंज्यूमर तक पहुंचे एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या लो कॉस्ट पे, तभी उसका यूज हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का रोल यहां पे आप देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ आयरन एंड स्टील को फाइनल प्लेस तक पहुंचाने के लिए बट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से भी उसको फाइनल एरिया तक पहुंचाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द होल प्रोसेस जिससे कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील प्लांट है इंडिया के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, दिस रीजन, ठीक है, दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। इस रीजन में आपको सबसे ज्यादा आयरन और स्टील प्लांट देखने को मिल जाएंगे एंड इट इज लार्जली बिकॉज यहां पर इस रीजन में इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल हैं, जैसे लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, चीप लेबर, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल फॉर होम मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। और क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, कोरोड नहीं होता, इसमें रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगती है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये मेलेबल है, इसको शीट या वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड अगर इसे दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलॉय भी बन सकता है, और इसीलिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल और वायर इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं तो स्टील की जगह एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। नॉट ओनली स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इसके जगह पे कई सारी इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत तेजी से होने लगा है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड दिस इज हाउ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की जाती है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना निकाला जाता है और बाद में एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकलता है। तो एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से, बॉक्साइट जो सैंड होती है उसी से एल्यूमिना निकाला जाता है और उसी प्रोडक्शन के दौरान एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकलकर आगे आता है। Bauxite, the raw material used in smelters, is a very bulky, dark, reddish colored rock. The flow chart is given, जिससे हमें पता चल गया। Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. और अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को हमें सेटअप करना है तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। कौन से सर? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगातार और लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, की सस्ता रॉ मटेरियल और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। और ये किससे बनता है? बॉक्साइट से, याद रखना है। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ बॉक्साइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो सर केमिकल इंडस्ट्री ये सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अभी के टाइम में, और इसमें बहुत लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आते हैं और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों स्टेट में केमिकल फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हमें तेजी से देखने को मिला है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट, डाइज, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश जिसको ग्लास, सोप या डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है, एंड कास्टिक सोडा। ये इंडस्ट्रीज जो है वाइडली इंडिया के अंदर यूज डेवलप हो रही हैं क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।
ऑर्गेनिक केमिकल्स की मैं बात करूं, देखिए इनऑर्गेनिक कौन से, जो सर बनाए जा रहे हैं, जो अलग से बनाए जा रहे हैं, जो नेचुरली नहीं मिल रहे, जो नेचुरल नहीं है। ऑर्गेनिक जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या आएंगे, पेट्रोकेमिकल्स, जिनको सिंथेटिक फाइबर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स को जनरली ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स के आसपास ही सेटअप किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में ही एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, कि एक केमिकल किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो केमिकल दूसरी इंडस्ट्री में यूज होगा, दूसरी केमिकल इंडस्ट्री में। सो केमिकल इंडस्ट्रीज आर आपस में इंटर रिलेटेड एंड वो खुद की ही लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, कि सर बेसिक केमिकल्स को प्रोसेस किया जाता है ताकि उनसे और केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जा सके, जिनका इस्तेमाल फिर आगे चल के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट में कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मैं बात करूं जो केमिकल इंडस्ट्री में ही आता है, सर वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। इनके प्रोडक्शन के आसपास जो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नेचुरली होती है लेकिन अभी कुछ वक्त से ओवर यूज ऑफ लैंड के कारण नहीं हो पा रही है, तो कोशिश की जाती है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करा के हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकें, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा सकें। उसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फॉस्फेट DAP एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटैश होता है, जिनमें उनका प्रोडक्शन भी किया जाता है इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के अंदर। द थर्ड विच इज पोटैश, इट इज एंटायरली इंपोर्टेड, क्योंकि कंट्री के अंदर पोटैश का कोई भी रिजर्व नहीं है जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो और या पोटेशियम के किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल हो। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप देखें तो इस इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल सीड्स, इन सब का इस्तेमाल बहुत तेजी से होने लगा है। अगर मैं इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूं जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है, इट इज गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, राइट। उसके अलावा कुछ और प्रोड्यूसर्स की मैं बात करूं तो वी हैव आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। सारे नाम याद नहीं रखने हैं, बट फॉर एग्जांपल के लिए आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट तो सर हम सब जानते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है सीमेंट। आपको घर बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, रोड, एयरपोर्ट, डैम, कुछ भी बनाना हो, सीमेंट की जरूरत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सबसे ज्यादा ही होती है। और इसमें भी बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। कोल और इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीमेंट प्रोडक्शन में, और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। इंडस्ट्री की बेसिकली ये किन जगहों पर लोकेटेड है? सर गुजरात, जहां पे इजी एक्सेस टू मार्केट है, एंड कहां के लिए? गल्फ कंट्रीज के लिए। तो यहां पे जो स्ट्रेटेजिक सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, आप बात करेंगे हजीरा हो गया या उसके आसपास का जो पोर्ट हो गए, वहां पर सीमेंट इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा लोकेटेड हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पे पोर्ट अवेलेबल है जहां से सीमेंट को गल्फ कंट्रीज में भेजा जा सके। नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सर वेरी इंपॉर्टेंट, कार, बस, ट्रक, हर एक चीज, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर जहां से व्हीकल मिलता है गुड्स और सर्विसेज को ले जाने के लिए प्लस पर्सनल यूसेज के लिए, उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडिया के अंदर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर। लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सर जो नए नए कंपनीज आई हैं और जो नए नए मॉडल्स आए हैं, उनके कारण व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में। अब तो चीप रेट में भी कई सारे व्हीकल्स मिलने लग गए हैं, और इसके कारण ये जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसका डेवलपमेंट तेजी से हुआ। ना सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए कार्स या व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ, एज वेल एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी डेवलपमेंट तेजी से हुआ, और इसी कारण से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक हैवी इंपीटस मिला। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट मैं बात करूं आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सर इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, और लास्ट 5 सालों में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेंगलुरु, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है या फिर आईटी हब भी कहा जाता है, इट इज द मेजर सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी प्रोडक्शन इन इंडिया। उसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स की मैं बात करूं, वी हैव मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयंबटूर।
जो मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद एंड पुणे में देखने को मिलता है। जो आईटी कंपनीज हैं मेजर यहीं पर देखने को मिलती हैं जब हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं। जो मेजर इंपैक्ट है इस सेक्टर का वो पिछले 5 सालों में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखने को मिला कि n नंबर ऑफ पीपल आर नाउ एम्प्लॉयड इन दिस आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कंपनीज। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की सक्सेस टू आईटी इंडस्ट्री। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो आईटी सेक्टर को एक ह्यूज इंपीटस दे रहा है। एंड ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया के अंदर, इंपॉर्टेंट मैप है ये भी, राइट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात तो बहुत कर ली और माना बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उन सबसे प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ऑल्दो इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के डेवलपमेंट के चलते आप देखेंगे कि पिछले 100-50 सालों में लार्ज स्केल में लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन फैलने लगे एंड अल्टीमेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो इकोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है, उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंची है, जिसको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज 4 टाइप के पोल्यूशन के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन। बट उसके अलावा कुछ नए पोल्यूशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं सच एज थर्मल पोल्यूशन एंड ऑल दोस पोल्यूशन। ये इंक्लूड करती हैं थर्मल पावर प्लांट्स। एयर पोल्यूशन की मैं बात करूं तो एयर पोल्यूशन क्या सर? जब हवा में ज्यादा मात्रा में अनडिजायरेबल गैसेस प्रेजेंट हो जाए। जैसे हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सारी। बट ऐसी गैसेस जिनका यूज बहुत कम है, उनकी मात्रा जब हवा में बढ़ने लग जाए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्मोक, डस्ट, फॉग, स्मॉल पार्टिकल्स, ये सब भी जब हवा में मिलने लग जाते हैं तो वो लीड करते हैं एयर पॉल्यूशन को। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स जहां पे भट्टियां होती हैं, जहां पे ब्रिक्स बनती हैं, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज, इन सब के कारण स्मोक, फॉग, ये सब निकलता है एंड अल्टीमेटली आप देखते हैं कि इसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। दिल्ली का एग्जांपल आप ले लीजिए। रिसेंटली दिल्ली में जो एयर लेवल था, एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गया था कि सर अब वो प्रदूषित तो ठीक है, टॉक्सिक हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है हवा सांस लेने के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा ये जो एयर पोल्यूशन है वो फैल रहा है। और वो सब क्यों हो रहा है सर? इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है और हम लोग जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, इन सब के कारण ऐसा स्मोक निकल रहा है जो कि हमारी एयर को पल्यूट करता जा रहा है। एंड कई बार आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल लाइसोसाइनेट हवा में लीक हो गई थी जो कि बहुत टॉक्सिक गैस है। अभी तक उसका इफेक्ट जो है फील किया जा सकता है भोपाल के उस प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में। और आपको पता ही है जो मैंने अभी बताया कि सर एयर पोल्यूशन इसके कारण, उस ट्रेजेडी के कारण कितनी ज्यादा हानि हुई थी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। नॉट ओनली दैट, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट ग्रोथ, बिल्डिंग, आसपास की सभी चीजों में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इस एयर पोल्यूशन के कारण। नेक्स्ट मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट्स जो कि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, उनके कारण ये वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इसका मेन कल्प्रिट कौन है? कौन ये मेजरली कर रहा है सर? पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज जहां पे बेसिकली लेदर को टैनिंग की जाती है, जिसकी लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं जहां पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। और ये लोग क्या करते हैं? अपने डाई, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स जिनमें कार्बन और प्लास्टिक, रबर होते हैं, ये सब पानी में छोड़ देते हैं। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें कितनी हार्मफुल हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और जब ये पानी में इतने साल पड़े रहती हैं, उसमें मिक्स होती हैं, तो पानी हमारे कंजप्शन के लिए खराब तो होता ही है, प्लस आप पौधों में डाल रहे हैं, पौधे खराब हो रहे हैं, लैंड में आप जब उसे इरिगेशन कर रहे हैं, क्रॉप्स खराब हो रही हैं, जो पानी के अंदर जानवर रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, इवन वो भी उससे हार्म हो रहे हैं। एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये पूरे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहा है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, जो हम देखते हैं ना, जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकलते हैं, फोस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये भी मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर। कि सर आप सॉलिड और स्टील प्लांट जहां पे बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप स्लरी निकाल रहे हैं तो उसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जा रहे हैं।
फॉस्फोजिप्सम, इनके छोटे छोटे पार्टिकल, सीमेंट इंडस्ट्री से आपने प्रोडक्शन किया, कंकड़ पत्थर जो भी हुए एक्स्ट्रा आपने बहा के नदी में डाल दिए। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? पूरा पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है और जो जीव जंतु पानी में रह रहे हैं उनको भी इंपैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है सर? थर्मल पॉल्यूशन जनरली पानी की जब हम बात करते हैं तो तब होता है जब बहुत एक्सट्रीम ठंडा या गर्म पानी हम जो फैक्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे हैं उन्हें रिवर या पॉन्ड में बहा देते हैं। अब इससे क्या होगा सर? एक्वेटिक लाइफ इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। और थर्मल पोल्यूशन को लीड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज का, और ये इनफेक्ट कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेज को भी लीड कर सकती है। इससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता ही है। उसके अलावा अगर आप इन सारे वेस्ट को ओपनली डंप करेंगे जैसे ग्लास या हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग सॉल्ट्स एंड गार्बेज, ये सॉइल को यूजलेस बना देता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं लैंड पोल्यूशन की तो कहीं ना कहीं ये थर्मल पोल्यूशन जो है लैंड पोल्यूशन को भी लीड कर रहा है। और सिर्फ थर्मल पोल्यूशन नहीं, उसके अलावा कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जो लैंड पोल्यूशन को लीड करता है। उसके अलावा रेन वाटर की मैं जब बात करूं तो रेन वाटर जब ग्राउंड में पर्कुलेट होगा तो वो सॉइल के थ्रू होके जाएगा जो ऑलरेडी बहुत हजार्डस है, जो कि ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है। इससे प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड वाटर जिसको हम सबसे शुद्ध पानी मानते हैं वो भी कंटामिनेट हो जाएगा और पीने के लिए सर हमारे पास पानी ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। बहुत ज्यादा शोर, अनवांटेड शोर होना। सर नॉइस पोल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत मेजर पोल्यूशन है जो अभी तक शायद हम नहीं मानते थे, बट धीरे धीरे करके माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक आप एक ऐसा साउंड सुने जो कि बहुत लाउड है, बहुत ही वो है, तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कई सारी साइकोलॉजिकल डिजीज हो सकती हैं। एंड दिस नॉइस पोल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जनरली ऐसा क्यों होता है? अनवांटेड साउंड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, मशीन्स चल रही हैं। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मेनी डिजीजेस एज वेल। इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइसेस। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सर हमें पता है कि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो हमें इम्पैक्ट लेना है, कोशिश करनी है कि सर पानी को हम बचाएं, कि हर एक बूंद पानी का जो वेस्ट हो रहा है हमें उसे प्रोटेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि उसमें कोई भी वेस्ट इफ्लुएंट ना जाए। यमुना रिवर की मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि यमुना रिवर आज इतनी पल्यूट हो चुकी है कि उसका पानी मतलब किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो एक नाला बन चुकी है। आप इमेजिन कीजिए अगर ऐसे सारी नदियां पल्यूट हो गई तो हमारे पास पीने का पानी नहीं बचेगा, राइट। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सर कुछ सजेशन है क्या कि सर वाटर प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाए, वाटर को रीयूज और रिसाइकल किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज जब भी अपना पानी नदियों में छोड़ रही हैं, कोशिश करें कि उन नदियों में पानी को छोड़ने से पहले आप उन्हें ट्रीट करें अच्छे तरीके से, ठीक है। उनको ट्रीट करें किस तरीके से? 2 लेवल पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना है आपको कि सर आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन की जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं आपको उनमें से वो निकालना है, कि जो भी दिखने वाले सॉलिड पार्टिकल्स हैं आप प्राइमरी लेवल पे उसको निकाल दें। सेकेंडरी लेवल पे आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उस पानी को ठीक करें। टर्शरी ट्रीटमेंट में आप क्या करें? बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। इसमें आप वेस्ट वाटर को रिसाइकल कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको ऐसा बना दिया जाए जिसको रीयूज किया जा सके। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, वो ग्राउंड वाटर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो कोशिश यही करनी है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का यूज जो इंडस्ट्रीज करने उन्हें प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए। एयर में जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको कम किया जाए ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो या एयर पोल्यूशन ना हो। स्मोक फिल्टर्स लगाए जाएं, कोशिश की जाए कि ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो स्मोक निकल रहा है उसमें से ये हैवी डस्ट पार्टिकल्स ना निकल पाएं और बाद में आप उनको वहीं पे कहीं सेटल डाउन कर सकें। उसके अलावा स्मोक को आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल या गैस की जगह, मतलब ऑयल या गैस का इस्तेमाल करके कोल की जगह, कि कोल का इस्तेमाल बंद किया जाए और ऑयल और गैस को यूज किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो स्मोक, हार्मफुल स्मोक निकल रहा है उसका यूसेज कम किया जा सकता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स, की मशीनरी और जनरेटर्स और बाकी सब जगहों पे साइलेंसर्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे नॉइस पोल्यूशन ना हो। इनफैक्ट सारी मशीन्स को इस तरीके से हमें रीडिजाइन करना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएं और कम से कम नॉइस फैलाएं। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आप पर्सनल या इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। और प्लस लोगों को ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ईयर प्लग्स या ईयरफोन्स, नॉट दैट वन, गाने सुनने वाले, दूसरे जो ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाए। एंड द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। और यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी कि सर
एनवायरमेंटल डेवलपमेंट तो अपनी जगह कहीं ना कहीं है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना होगा अगर हमें एक अच्छी इकोनॉमी को डेवलप करना है और एक हम बेहतर भविष्य चाहते हैं कल की ओर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है जो हमें ये बताता है, इन्होंने कई सारे ऐसे वेज निकाले हैं जिससे कि आप एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम किया जा सकते हैं। ये एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, इसके पास ISO सर्टिफिकेट है जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। कि NTPC जो कि पावर सप्लाई कर रहा है, इसको वो टैग मिला है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यू कैन इमेजिन। और ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, कुछ ऐसी अप्रोचेस को फॉलो करता है जिससे नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सके, सच एज वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स, जहां पर भी पॉसिबल हो सकता है। और कैसे किया उन्होंने? सर, सबसे पहली चीज कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन या रिसोर्सेज कंजप्शन सबसे कम हो। वेस्ट जनरेशन जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन हो सबसे ज्यादा, कि जो वेस्ट हो रहा है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। कि अगर कुछ वेस्ट हुआ, कुछ वेस्ट पानी निकला, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्शन हुआ, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन वेस्ट यूसेज, रीसाइक्लिंग, रीयूजिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लस जहां पर भी वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं उसके आसपास ग्रीन बेल्ट कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ताकि जो भी वो वेस्ट मान लीजिए प्रोड्यूस कर भी रहे हैं बट एक कार्बन सिंक भी वो साथ साथ बनाते जा रहे हैं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और एफॉरेस्टेशन भी साथ साथ होता रहे और उतना जो मेजर प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन का या पोल्यूशन का वो इनके कारण ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए वो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे ऐश निकल रही है जलने के कारण, तो उसे आप पानी में मिक्स कर दीजिए, तो उससे वो हवा में नहीं जाएगी, राइट सर। आप जो अब पानी में मिक्स हुआ उस पानी को आपको कैसे ट्रीट करना है उस पर वो फोकस कर रहे हैं। वेस्ट वाटर अगर कुछ निकल रहा है तो उसे ट्रीट करके फिर पॉन्ड या किसी भी रिवर सोर्स में वो डाल रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन का लेवल कम से कम हो सके। वो कंटिन्यूसली अपने आसपास के एरिया को मॉनिटरिंग करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं और एक डाटाबेस सिस्टम भी बना रखा है जिससे कि वो ये ध्यान रख सकें कि कहीं हमारी किसी भी एक्टिविटी के कारण एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं हो रहा है। तो सर, पूरे चैप्टर का सिर्फ एक कंक्लूजन है कि सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट वहीं पे सेम टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को इतना हार्म ना पहुंचा दें कि उसे वापस से रिस्टोर कर पाना मुश्किल हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। इतनी सी बात है इस पूरे चैप्टर में, बट स्टिल कुछ रह गया है तो सर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पीपल। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी सजेशन होते हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।